मैं डॉक्टर प्रदीप के राय, असिस्टेंट प्रोफेसर MPPG कॉलेज रतनपुरा। अभी आप पूरा सिलेबस देखें राष्ट्रीय सुरक्षा पेपर का। एक आम आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे देखता है और एक रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी उस विषय को कैसे देखता है। आपसे अपेक्षा है कि आप उस विषय की गंभीरता को गहराई से समझने का प्रयास करें। आइए प्रथम दिन राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा पे हम बात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा है क्या, इस विषय को ठीक से जानने समझने का प्रयास करेंगे। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा की बात आती है तो इसमें दो धारणाएं हैं। पहली परंपरागत धारणा और दूसरी समकालीन यानी मॉडर्न धारणा। परंपरागत धारणा जो था उसके केंद्र में सैन्य शक्ति थी। राष्ट्र केंद्रित या सेना केंद्रित या सीमा और सीमांत केंद्रित व्यवस्था की बात थी। सैन्य केंद्रित, सीमा केंद्रित, शक्ति केंद्रित, यह पारंपरिक अवधारणा में ये तीनों बातें निहित थी। इसका मतलब जो शक्तिशाली है, सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत है, वही सुरक्षित है। इससे तो यही अभिप्राय हुआ। तो यह हमारी परंपरागत अवधारणा बताती है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो फियर से फ्री हो वही केवल सुरक्षित है। यानी वही सुरक्षित है जिसकी सेनाएं मजबूत हों, जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अत्यधिक शक्ति संपन्न हो, शक्ति का अर्जन किया हो। यानी इसके परंपरागत अवधारणा में सेना और शक्ति ही केंद्र में है। लेकिन आधुनिक अवधारणा कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा तभी मानी जाएगी जब वह मानव केंद्रित होगी। मानव केंद्रित, हर एक इंसान जब सुरक्षित होगा तभी वह सही मायने में सुरक्षा मानी जाएगी। मानव केंद्रित, मानव केंद्रित, ये क्या है? मानव केंद्रित का मतलब हर व्यक्ति का सशक्तिकरण हो जाए, यानी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं उसे मिल जाए। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? इसेंशियल थिंग्स क्या है? पहले रोटी, कपड़ा और मकान को मूलभूत आवश्यकताएं माना जाता था। उसके बाद बिजली, सड़क, पानी की बात आई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात आई और भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति। ये सब अगर व्यक्ति को मिल जाए, हर एक जन को मिल जाए, तभी सही मायने में वह राष्ट्र राज्य सुरक्षित कहलाता है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। इसी को लेकर 1994 के बाद, यानी जो कोल्ड वॉर पीरियड था, शीत युद्ध काल था, उसके बाद मानव विकास सूचकांक UNO के जो UNDP है, उसके माध्यम से पूरे विश्व का मानव विकास सूची जारी होने लगी कि कौन से राष्ट्र में मानव कितना विकसित है, मानव कितना प्रसन्न है, मानव कितना हर तरह से अच्छा है, उसके रहने की व्यवस्था हर तरह से अच्छी है। यानी यह थ्योरी अल्प विकसित और छोटे देशों के लिए भी अपनाई जाने लगी। जबकि परंपरागत अवधारणा में जहां सैन्य, सीमा और शक्ति का केंद्र बिंदु था, वह केवल विकसित या अग्रणी सैनिक दृष्टिकोण से सशक्त राष्ट्रों के लिए थी। लेकिन आधुनिक अवधारणा या समकालीन जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा है, वह जब मानव केंद्रित हुई तो मानव के केंद्र में छोटे, मझोले, विकसित, अविकसित, अविकसित सारे राष्ट्र को रखने का प्रयास किया गया। यानी यह पूरी व्यवस्था फ्रीडम फ्रॉम वांट पर आधारित हो गई। अब फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम
फ्रॉम वांट जब दोनों की बात देखते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्र की उत्तरजीविता के साथ व्यक्ति की उत्तरजीविता को भी, मनुष्य की उत्तरजीविता को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी अब संपूर्ण सुरक्षा को राष्ट्र की सुरक्षा के साथ व्यक्ति की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा को भी जोड़ दिया गया। जब सुरक्षा की बात होती है तो बार बार एक शब्द आता है रक्षा। रक्षा और सुरक्षा दोनों एक ही जैसे प्रतीत होते हैं, एक दूसरे के पूरक महसूस होते हैं, लेकिन अगर रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन के विद्यार्थी हैं तो रक्षा और सुरक्षा में भेद यानी अंतर को भी स्पष्ट जानना अति आवश्यक है। रक्षा, जब बात रक्षा की हो तो इसमें केवल भौतिक रक्षा यानी सैन्य रक्षा यानी शक्ति को ही रक्षा का केंद्र माना जाता है। और जब बात सुरक्षा की हो तो सुरक्षा का दायरा रक्षा से बहुत व्यापक है, जिसमें रक्षा भी एक स्थायी तत्व है। सुरक्षा रक्षा से व्यापक अवधारणा है और उसके अंतर्गत रक्षा भी समाहित है, ये जानने का प्रयास करें। रक्षा में केवल क्या है, शक्ति और सैन्य केंद्र बिंदु है, और सुरक्षा का दायरा व्यापक है, यानी हर तरह की आवश्यकताओं से जब पूर्ति हो जाए वही सुरक्षा कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, उस पर कोई भौतिक हमला या शारीरिक हमला हुआ, कोई हथियार से हमला हुआ, तो इसको हम उसके रक्षा के लिए खतरा मानेंगे। लेकिन भौतिक या बाह्य अगर खतरा नहीं है, उसके शरीर में तमाम रोग पल रहे हैं, तमाम शारीरिक विकार हो, उसके अंदर चारित्रिक दुर्गुण हो, तो यह भी उसकी रक्षा के लिए खतरा है। केवल बाहर से कोई व्यक्ति आए उसे डंडा मार दे, यही उसके सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। अपितु उसका अगर स्वास्थ्य खराब है, उसकी तबीयत खराब रहती है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, यदा कदा बीमार रहता है, तो वह भी उसके सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, अगर उसका जीवन स्तर नहीं ठीक है, अगर उसको सुख सुविधाएं हासिल नहीं है, मूलभूत चीजें उसको नहीं मिल रही हैं, तो यह भी उसके सुरक्षा को खतरा है। यानी केवल सैन्य ही खतरे नहीं, अन्य खतरे भी सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब आप समझ गए होंगे रक्षा और सुरक्षा में क्या अंतर है। सुरक्षा एक व्यापक शब्द है और रक्षा सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, तब बातें और क्लियर होंगी। सुरक्षा को जानने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने डिफिनेशन या परिभाषाएं दी हैं, उसको अति आवश्यक है उसको जान लेना। एक लिपमैन साहब हैं, उन्होंने सुरक्षा की जो मुझे सबसे अच्छी परिभाषा लगती है उन्हीं की लगती है। तो वो कहते हैं कि कोई राष्ट्र राज्य तभी तक सुरक्षित है जब तक उसको अपने युद्ध के निवारण के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान नहीं करना पड़े। युद्ध के निवारण के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान न करना पड़े, फिर भी उसे यदि युद्ध में चुनौती दी जाए तो अपने राष्ट्रीय हितों को युद्ध के द्वारा सुरक्षित रख सके। इस परिभाषा को नोट करिए। लिपमैन के अनुसार वह राष्ट्र तभी सुरक्षित है जब उसे युद्ध के निवारण के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान नहीं करना पड़े। यदि उसे युद्ध की चुनौती दी जाए तो भी वह युद्ध के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित को बचा सके। यानी शक्ति ही सुरक्षा का पर्याय उन्होंने माना। इसमें भी शक्ति को ही सुरक्षा का पर्याय माना गया है। यानी शक्ति साधन नहीं है, किसी राष्ट्र को अर्जित करना, शक्ति को अर्जित करना एक साध्य है। यानी शक्ति को इन्होंने साध्य माना। यानी हर राष्ट्र उसको अपना लक्ष्य मान ले, उसको अपना उद्देश्य मान ले कि हमारे पास किस तरह से शक्ति आए और हम
अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अत्यधिक शक्तिशाली हो सके। मैन की परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा की बेस्ट परिभाषा मानी जाती है, फिर भी इसके केंद्र में हमें जानना है कि शक्ति ही इसके केंद्र में है और इन्होंने शक्ति को साध्य माना है। जब एक राष्ट्र सैनिक शक्ति के रूप में ज़्यादा विकसित होता है, विकसित होता चला जाता है, तो उसके प्रत्युत्तर में उसका शत्रु राष्ट्र या उसका विरोधी या पड़ोसी राष्ट्र भी अपने शक्ति को उसी तरह से अर्जित करता है। और दोनों जब शक्तिशाली होते हैं तो एक समय शक्तिशाली होने के बाद सुरक्षा की दुविधा उत्पन्न हो जाती है। यानी सुरक्षा की दुविधा एक शब्दावली है, इसको नोट करिए। सुरक्षा की दुविधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास गन है, मेरे पास बहुत अच्छी गन है, हमारे पड़ोसी के पास भी उसी तरह की शक्ति आए, तो एक समय सुरक्षा की दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा सुरक्षित है या असुरक्षित है। सुरक्षा को जानने से पहले या शक्ति को जानने से पहले एक चीज़ और जानना है कि यह एक सापेक्षिक शब्द है। किसके सापेक्ष आप ज़्यादा सुरक्षित है या ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी यह एक सापेक्षिक शब्द भी है। मैकन मारा, दूसरे विद्वान आते हैं मैकन मारा, जो सुरक्षा के विषय में बहुत ही अच्छी बात करते हैं, इसको जरूर नोट करिए। मैकन मारा साहब के अनुसार जो विकसित राष्ट्र हैं वही सुरक्षित है। इन्होंने विकास को केंद्र में माना, डेवलपमेंट की बात कही कि जो राष्ट्र ज्यादा विकसित है, जो व्यक्ति ज्यादा विकसित है यानी वही ज्यादा शक्तिशाली है। उसी तरह जो राष्ट्र ज्यादा विकसित है वह ज्यादा शक्तिशाली है। अगर जापान बहुत विकसित है, अगर सिंगापुर बहुत विकसित है, ताइवान हांगकांग बहुत विकसित है, इजराइल बहुत विकसित है, तो अमेरिका और बड़े देशों का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, छोटे लेकिन विकसित देश हैं, तो वो कंपैरेटिवली वो सापेक्षिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मैं इस बात को ज़्यादा सही मानता हूँ। अगर आप विकसित हैं, आपके पास धन है तभी आप विकसित हैं, आप पूरी तरह से स्वास्थ्यगत सुविधाएं, आपके मूलभूत सुविधाएं आपके नागरिकों को मिली है, वही राष्ट्र ज़्यादा विकसित है। यानी हर तरह की जब सुरक्षा सुविधाएं आपके पास हैं तो आप विकसित हैं, और जब ज़्यादा विकसित हैं तो ज़्यादा शक्तिशाली भी है और ज़्यादा आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ है। यानी मैकनमारा के अनुसार जो परिभाषा है कि जो विकसित वही सुरक्षित, अच्छी बात है। कुछ भारतीय विद्वानों ने भी अपनी बातें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कही हैं, जिसमें जगदीश सिंह एवं के सुब्रमण्यम का नाम अग्रणी है। इन्होंने मार्मिक हितों की रक्षा ही सुरक्षा बोला है, यानी जो आपके वाइटल इशूज हैं। मार्मिक हित क्या है? जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, यही राष्ट्र के मार्मिक हित है। तो मार्मिक हितों की रक्षा ही सुरक्षा है। यानी अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्र उन्होंने केंद्र में रखा। जो आपके मार्मिक हित है, जिसमें मैंने बताया अभी कि एकता, अखंडता और संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता और संप्रभुता अगर सुरक्षित है, उसके मार्मिक हित, मार्मिक मूल्य सुरक्षित है, इसका मतलब सत्य में वह राष्ट्र सुरक्षित है। इस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हम लोग कुछ परिभाषाएं जाने और समझें, जिसमें लिपमैन, मैकनमारा और के सुब्रमण्यम, जगदीश सिंह की बात प्रमुखता से आई। तो इसको राइट डाउन करने की जरूरत है, इसमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है और परिभाषाओं को सटीक कंठस्थ करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर प्रदीप केराय आपको धन्यवाद देता हूँ।